नमस्कार दोस्तों, एडुशन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा क्लास का डिस्कशन है द राइज ऑफ मगध। जैसे कि दोस्तों हमने डिस्कस किया है पहले भी कि पोस्ट वैदिक एज में 16 महाजनपद की इमर्जेंस होती है, और वो जो पोस्ट वैदिक एज था दैट वाज ऑल्सो एन एरा ऑफ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, क्योंकि इस टाइम पीरियड में हमें क्या देखने को मिलता है कि एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन होता है और स्ट्रॉन्ग स्टेट, स्ट्रॉन्ग एम्पायर आने लगते हैं। तो ये जो 16 एम्पायर, 16 महाजनपद पोस्ट वैदिक एज में आया था, ये कुछ इस तरीके से मैप में दिखाया गया है। देखिए, काशी, कौशल, अंग, मगध, वत्स, अवंती, मत्स्य, सुरसेना, पांचाल, कुरु, कौशल, गांधार, ऐसे करके 16 महाजनपद आया था। लेकिन ये जो 16 महाजनपद आया था, इनमें से मगध मगध इमर्ज्ड आउट एज द मोस्ट पावरफुल एम्पायर। और मगध में जो 4 सक्सेसिव डायनेस्टीज आई थी, सबसे पहले आया था हिरण्यक डायनेस्टी, उसके बाद आया शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद नंद डायनेस्टी, और फिर आया मौर्यन डायनेस्टी। और मौर्यन डायनेस्टी के जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे अशोक। तो अशोक के टाइम पीरियड में मगधन एम्पायर और अशोकन एम्पायर इतना ज्यादा लार्ज हो गया था कि ऑलमोस्ट इन एंटायर इंडिया हैड कम अंडर अशोकन एम्पायर, एक्सेप्ट फॉर द डीप साउथ। डीप साउथ में आंध्र प्रदेश के नीचे जो जो संगम जो टेरिटरी था, संगम कल्चर की जो टेरिटरी थी, वहां पे जो 3 स्टेट की इमरजेंस हुआ था, चोला, चेरा एंड पांड्यास। उसके अलावा बाकी के पूरे इंडिया मगधन एम्पायर में आ गया था। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्या वजह थी, व्हाट वाज द बैकग्राउंड कि मगध की आउट ऑफ दिस ऑल दिस 16 महाजनपद मगध की इस तरीके से इमरजेंस हुआ। देखिए, जो मेन रीजन है मगध की इमरजेंस की एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद वाज इट्स जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। देखिए, बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे फैक्टर्स लिखा हुआ है, लेकिन कोई भी फैक्टर हो, अगर उसको आप इन डेप्थ सोचोगे ना, तो आपको यही मिलेगा कि उनकी जो लोकेशन था, वो लोकेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और आगे चल के जो भी फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, सारा सारा फैक्टर्स उसके लोकेशन के साथ कनेक्टेड है। तो आइए देखिए दोस्तों, क्या था बेसिकली फैक्टर्स। सबसे पहले आता है कि इट वॉज लोकेटेड इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन में होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ की जो सॉइल थी वो फर्टाइल था, और फर्टाइल सॉइल में प्रोडक्शन काफी हाई था, व्हिच गेव अ हाई रेवेन्यू फॉर द स्टेट। क्योंकि ये यहाँ पे रेवेन्यू बहुत हाई हुआ था, और देखिए सिर्फ एग्रीकल्चर ही काफी, प्रोडक्शन ही काफी इम्प्रूव था, हाई था, यही नहीं, दैट वाज आल्सो लोकेटेड इन द ट्रेड, इन द जंक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट। फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट में ताम्रलिप्ति केम अंडर मगधन एम्पायर, तो उससे ईस्ट में वहां पे कनेक्टिविटी मिल गया था। ऊपर उत्तर पथ कम, उत्तर पथ वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट व्हिच ऑल्सो हैड कम अंडर मगधन एम्पायर। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट के वजह से भी उस टाइम पे ट्रेड की भी काफी प्रोग्रेस हो रहा था, और एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन भी हमें देखने को मिला था, जहां पे ट्रेड एंड कॉमर्स काफी बढ़ रहा था। तो ये दो रीजन है कि इंडो गैंगेटिक प्लेन की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा हुआ था, बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्शन था, और इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट की वजह से हाई हाई ट्रेड था। दोनों से स्टेट को काफी रेवेन्यू मिलता था, और हाई रेवेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी। तो मगध की जो आर्मी थी वो काफी स्ट्रांग था कंपेयर टू अदर 16 महाजनपद। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों चीज क्या उनके जो लोकेशन है उसके साथ रिलेटेड नहीं है? एक तो इंडो गैंगेटिक प्लेन, और दूसरा ऐसे एक जगह पे जहां पे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, उनके इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट में उनका एक्सेस है, राइट। दूसरा जो रीजन आता है कि नेचुरल बैरियर स्पेसिफिकली मगध की कैपिटल की बात किया जा रहा है। देखिए, कोई भी स्टेट को अगर कैप्चर करना होता है ना, तो स्टेट की एक छोटा सा पोर्शन या पेरिफेरल रीजन में एक टेरिटरी को कैप्चर कर लेना ही वो स्टेट का कैप्चर करना नहीं होता है, जब तक ना स्टेट की कैपिटल को कैप्चर किया जाता है। तो उस टाइम पीरियड में यही था कि अगर कैपिटल को कैप्चर कर लोगे तो वो स्टेट कैप्चर हो जाता है। अब देखिए, मगध की कैपिटल कहाँ पे था? सबसे पहले शुरू में वहां के मगध की कैपिटल थी राजगीर में। राजगीर, at the time of Bimbisar and Ajatasattu, Rajgir was the capital, and Rajgir was surrounded by 5 hills. 5 hills. तो उनके कैपिटल में एक नेचुरल, एक प्रोटेक्शन, नेचुरल बैरियर बना हुआ था। बाद में चल के अजातशत्रु के बाद उदयन जब रूलर बने, तो उन्होंने अपने कैपिटल को ट्रांसफर किया, शिफ्ट किया पाटलिपुत्र में, जो कि बाद में पाटलिपुत्र ही रहा।
till the time of Mauryans. तो पाटलिपुत्र इज कॉल्ड जल दुर्ग और वाटर फोर्ट, क्योंकि पाटलिपुत्र एक शहर है जहाँ पे विच इज सराउंडेड बाय 3 रिवर्स, तो इसको जल दुर्ग भी कहा जाता है। तो ये भी एक नेचुरल बैरियर इनके सराउंडिंग था, जिसके वजह से क्या हुआ था कि जो एनिमीज थी, दूसरे एनिमी स्टेट की जो आर्मीज थी, उनके लिए इनके कैपिटल को एक्सेस करना इजीली इतना पॉसिबल नहीं था। ऑन द अदर हैंड कैपिटल जो मगध की जो कैपिटल थी वो ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रांग था, तो उनके लिए बहुत ही आसान था कि दूसरे अगर उनको सीज करने कोई दूसरे एनिमी आ जाए तो उनको डिफीट करना उनके लिए बहुत इजी था। सो नेचुरल बैरियर वाज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। तीसरा पॉइंट देखिए, मगध एक ऐसे एरिया में लोकेटेड था जिनके चारों तरफ बहुत घने जंगल थे। देयर वाज डीप फॉरेस्ट। नाउ इन दिस डीप फॉरेस्ट two things were available. First was elephant. Now at that time, during the time of war, elephant used to be a very important instrument with respect to the armies. और क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट बहुत ज्यादा अवेलेबल था, तो मगध की जो आर्मी थी उनमें एलिफेंट के नंबर्स भी बहुत ज्यादा था, व्हिच गिव इट एन एडवांटेज ओवर द अदर्स महाजनपद। ये कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर आए थे, अलेक्जेंडर के तब जब अलेक्जेंडर इंडिया में आए थे तो नंदा डायनेस्टी वाज रूलिंग। तो बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो नंदा डायनेस्टी के साथ लड़ने से इनकार कर दिया। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि दे वर होमसिक एंड दे वर वेरी टायर्ड, क्योंकि वो पिछले 10 साल से लड़े आ रहे थे। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि उन्होंने नंदा डायनेस्टी, जो कि मगध के रूलर थे उस टाइम पे, उनकी जो एलिफेंट फोर्स थी उनसे बहुत डर गया था, इसलिए वो और आगे बढ़ने से इनकार किया। तो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। और दूसरा चीज जो अवेलेबल था फॉरेस्ट में, दैट वाज द वुड, टिम्बर। अब ये जो वुड अवेलेबल था, ये 2 काम से यूज होता था मगध में। पहली बात तो है कि जो चैरियट बनाया जाएगा, क्योंकि देखिए उस टाइम पे चैरियट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, तो चैरियट मेकिंग के लिए यूज होता था। और दूसरी चीज, द कैपिटल पाटलिपुत्र वाज fortified with the timber. It was also fortified with the timber. तो कैपिटल को फोर्टिफाई करने के लिए भी इस टिम्बर को यूज किया गया था। तो ये जो फॉरेस्ट, ये जो फैक्टर था, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द बेनिफिट, फॉर द एडवांटेज ऑफ मगध। फोर्थ रीजन देखिए, उनकी लोकेशन एक ऐसी जगह पे है जिनके चारों तरफ आयरन ओर माइंस था। आयरन ओर माइंस, नाउ आयरन हैड ऑलरेडी कम टू यूज। आयरन ओर माइंस के वजह से 2 चीज यहाँ पे हुआ। एक तो हुआ कि बेटर वेपन मगध की आर्मी को मिल गया, बेटर वेपन। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन थी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में भी ये आयरन यूज होने लगा। तो ये दोनों तरफ से हेल्प किया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में रेवेन्यू बढ़ा दिया, और बेटर वेपन के वजह से दूसरे एनिमी स्टेट की या नेबरिंग स्टेट की जो आर्मी है उनको डिफीट करना उनके लिए बहुत ईजी हो गया, बहुत पॉसिबल हो गया। और ट्रेड रूट तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। और फिर आता है 5th रीजन, मगध वॉज आउट ऑफ आर्यवर्त। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। क्या था कि जो नॉर्थ इंडियन को जो पार्ट है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मेन आर्यवर्त, एंड मगध इज कंसिडर्ड टू बी आउट ऑफ मेन आर्यवर्त रीजन। तो इसके वजह से 2 चीज हो रहा है। एक तो मगध क्योंकि आर्यवर्त से बाहर है, तो मगध वॉज लुक डाउन बाय द पीपल इन द मेन आर्यवर्त रीजन। तो इसके वजह से मगध के जो रूलर्स थे, दे वर वेरी एम्बिशियस। This ambition had played a role for them to capture the other states and expand their empire throughout India. दूसरा जो फैक्टर काम किया था वो ये था कि बाय द टाइम ऑफ पोस्ट वैदिक एज, ब्राह्मणिकल समाज में एक बहुत ही रिजिडिटी आ गया था। ब्राह्मणिकल सोसाइटी हैड गॉट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वर्णास, और वर्ण रिजिडिटीज की वजह से सिर्फ क्षत्रिय वर्ण के लोग ही लड़ाई कर पाते थे, जो कि आर्यवर्त का जो एक रूल बना हुआ था कि वहां पे जो आर्मी थी या फिर वहां पे जो वॉरियर्स थे वो सिर्फ क्षत्रिय वर्ण से ही लोग आएंगे। लेकिन मगध आर्यवर्त से बाहर होने की वजह से क्या होता है कि वहां पे वर्ण रिजिडिटीज इतना ज्यादा नहीं देखा जाता है। और यहाँ के आर्मी में खास करके देखिए, चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में ये लिखा गया है कि आर्मी में
दूसरे वर्ण के लोग भी इंक्लूड किया गया था, जहाँ पे शूद्र से भी उनके मेरिट के बेसिस पे आर्मी में इंक्लूड किया जाता था। यहाँ तक कि वीमेन को भी मतलब कि आर्मी में लाया गया था। वीमेन प्लेड द रोल ऑफ रॉयल बॉडीगार्ड ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर, है ना। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि ये जो ब्राह्मणिकल समाज की जो रिजिडिटीज है वो मगध में एब्सेंट था, जिसके वजह से वहां पे एक मेरिटोक्रेटिक समाज, कुछ हद तक एक मेरिटोक्रेटिक समाज की एक इमर्जेंस हुई थी, एंड दैट ऑलवेज स्ट्रेंथेंड द आर्मी और स्ट्रेंथेंड द स्टेट, एंड ऑफ कोर्स द मोनार्कियल रूल हैड एस्टेब्लिश्ड। सो कुछ जो रिपब्लिक थी जैसे मल्ला वज्जी, ये जो रिपब्लिक थी इनके ऊपर मगध ऑलरेडी एडवांटेजियस। और जो फाइनल रीजन आता है, फाइनल फैक्टर आता है कि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रूलर्स मगध के सिंहासन पे आए थे। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग जो 4 डायनेस्टीज के बात हमने किया है मगध में, पहले से हिरण्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद नंदा डायनेस्टी और फिर मौर्यन डायनेस्टी आए थे। तो हिरण्यक डायनेस्टी जो आए थे, इनके जो मेन रूलर्स थे वो थे बिंबिसार, अजातशत्रु एंड उदयन, राइट। तो बिंबिसार वाज द फादर ऑफ अजातशत्रु, हु वाज किल्ड बाय अजातशत्रु, जो कि अजातशत्रु के टाइम पे हु वाज ए वेरी फेरोशियस रूलर, और जिनके टाइम पे मगधन एम्पायर काफी एक्सपेंड किया था। उसके बाद आए थे शिशुनाग डायनेस्टी, जिनके मेन रूलर थे कालाशोक। कालाशोक का भी नाम अपने लोगों ने सुना होगा, जो कि जिनके टाइम पे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वैशाली में। तो वैशाली वाज कैप्चर्ड, हैड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ मौर्यन एम्पायर, और सॉरी मगधन एम्पायर बाय दैट टाइम। उसके बाद आते हैं नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के जो दो मेन रूलर है, एक है महापद्मानंदा और दूसरा है धनानंदा। तो महापद्मानंदा वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, जिनके टाइम पे मगधन एम्पायर काफी एक्सपेंड किया था। और धनानंदा जो आए थे, उन्हीं के टाइम पे अलेक्जेंडर इंडिया में आए थे। तो अलेक्जेंडर आए थे इंडिया में 326 बीसी में, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि अलेक्जेंडर इंडिया में कितने दिन थे। सो ही रिमेन्ड इन इंडिया फॉर 19 मंथ। कितना? 19 मंथ, 19 मंथ। और 325 बीसी में वो वापस चले गए, ठीक है ना। तो इसी टाइम पीरियड में अलेक्जेंडर इंडिया में आए थे, तब नंदा डायनेस्टी चल रहा था। और उसी टाइम पीरियड में देखिए जो चाणक्य थे, उन्होंने वो कोशिश कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ नंदा डायनेस्टी को एलिमिनेट करके मौर्य डायनेस्टी एस्टेब्लिश करना। तो बाय द ईयर 321 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंदा को रिमूव करके मौर्यन डायनेस्टी की एस्टेब्लिश करते हैं, और फिर मौर्यन डायनेस्टी आते हैं। यहाँ के जो मेन 3 रूलर थे वो है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, और फिर आते हैं अशोक, हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर। एंड एट द टाइम ऑफ अशोक एंटायर इंडिया हैड कम अंडर कंट्रोल ऑफ द मौर्यन एम्पायर और मगधन एम्पायर। अगर हम इंडिया के एक रफ मैप अगर हम ड्रॉ करें तो देखिए अफगानिस्तान तक, ऑलमोस्ट अफगानिस्तान तक, इधर गुजरात, राजस्थान, ये सारा एरिया मगधन एम्पायर की या अशोकन एम्पायर की पार्ट बन गया था अप टू दिस पार्ट। सिर्फ इस डीप साउथ में 3 ऐसे स्टेट की इमरजेंस हुई थी जो कि मगधन एम्पायर के या मौर्यन एम्पायर के पार्ट नहीं था। ये वाला पोर्शन जिसको जो केरला वाले रीजन में चेराज आए थे, ठीक है, यहाँ पे पांड्याज आए थे, पांड्याज, और इस जगह पे कोरोमंडल रीजन में चोलाज आए थे, ठीक है। ये 3 को छोड़ करके, जो कि इन तीनों को एक साथ संगम कल्चर की जो टेरिटरीज है वो कहा जाता है। तो इनको छोड़ करके बाकी एंटायर इंडिया had come under the control of Mauryan Empire. So these are the main factors for the rise of Magad. Thank you.